नमस्कार। हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री और वक्त चर्चा का है। तो तमाम दर्शकों से आग्रह रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए। आज बहुत सारी अहम खबरें हैं जिन पर आपसे बातचीत करनी है। तो जल्दी से आप फेसबुक पर हमारे साथ जुड़िए, यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़िए और कमेंट करके अपनी राय रखें। इसी बीच आपको मुद्दों से अवगत करवा देते हैं। सबसे पहले आज बात करेंगे कि स्वागत के बाद अब काजल की राह में कांटे तैयार हो गए हैं। पवन काजल की राह में कौन कांटे बिछाने की तैयारी में है, इस पर चर्चा करेंगे। पूर्व विधायक का दर्द आज छलका है, बीजेपी में है। गुट बंदी की बात की है, गुटबाजी की बात की है, इस पर भी चर्चा करेंगे। बीजेपी नेता ने ही कहा है। उसके बाद बात करेंगे क्या नड्डा करवा पाएंगे हिमाचल में मिशन रिपीट, इस पर भी बात करेंगे। इसी के साथ मेरा टेक्निकल टीम से आग्रह रहेगा कि टीपी को एक बार चेक कर लें। और उसके अलावा बात करेंगे कि हिमाचल में प्रकृति का रौद्र रूप दिखा है, सब कुछ तबाह हो गया है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और साथ ही बातचीत करेंगे सरकार पर जो है आरोप लगाए गए हैं कि सरकार का अफसर शाही पर कोई कंट्रोल नहीं है, इस पर भी बातचीत करेंगे। तो तमाम दर्शकों से आग्रह रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी मुद्दों पर अपनी राय जरूर रखिएगा। लेकिन चलिए सबसे पहले सियासी खबरों की बात करते हैं। और पहले मुद्दे पर बात करें तो देखिए, हिमाचल प्रदेश की सियासत में बहुत कुछ घटित हो रहा है। चुनाव नजदीक है और ऐसे में दल बदल का खेल काफी तेजी से हिमाचल प्रदेश में खेला जा रहा है। पहले कांग्रेस में बीजेपी नेताओं की एंट्री होती है, फिर बीजेपी एक बड़ा दांव खेलती है, कांग्रेस को बड़ा झटका देती है। नेता या कार्यकर्ता या पदाधिकारी नहीं, सीधे कांग्रेस के सिटिंग विधायकों को ही बीजेपी में मिला लेती है। अगर बात करें लखविंदर की, तो उनके विधानसभा क्षेत्र में भी जब वो बीजेपी में अब शामिल हुए हैं तो विरोध के सुर उनके खिलाफ भी देखने को मिले हैं। और अगर बात कांगड़ा की करें तो कांगड़ा में पवन काजल का यहाँ पर सबसे पहले तो स्वागत हुआ। जब दिल्ली से सदस्यता ग्रहण करके पवन काजल आए तो जोर शोर से उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, काफी जोर शोर से उनका स्वागत भी हुआ। लेकिन अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है तो ट्विस्ट एंड टर्न्स कहानी में आना शुरू हो गए हैं और अब विरोध भी शुरू हो गया है। आज अगर हम बात करें, बीजेपी के ही नेताओं ने विरोध किया है। इसमें पूर्व विधायक, जिला परिषद, तमाम अहम जो बीजेपी के हम कह सकते हैं कि कदावर चेहरे हैं या कांगड़ा में कोई बड़े चेहरे हैं, उन्होंने विरोध किया है। और इसमें सबसे पहले अगर हम देखें, पहली श्रेणी में जो सबसे आगे जो है लाइन में कतार में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, वो 2017 में जो बीजेपी के टिकट पर जिन्होंने कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, वो सबसे ज्यादा जो है कहीं ना कहीं विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं संजय चौधरी की। देखिए 2017 में उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन पवन काजल से वो हार गए। 2012 में भी कहीं ना कहीं उन्होंने चुनाव लड़ा था, उससे पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और उन्होंने जीत हासिल की थी। फिर वो बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, अब जिस तरह से बीजेपी में पवन काजल की एंट्री हुई है तो बड़ा झटका लगा है यहाँ पर बीजेपी के कांगड़ा के नेताओं को। और खास तौर पर सबसे ज्यादा झटका हम यही कह सकते हैं कि संजय चौधरी को लगा। आज कांगड़ा संगठन की जो है एक बैठक हुई, बीजेपी संगठन की और कांगड़ा मंडल की, और चर्चा की गई पवन काजल की एंट्री को लेकर। सीधे तौर पर वहां पर पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकजुट होकर ये कहते नजर आए कि बीजेपी जो कि सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है। कार्यकर्ताओं से यहाँ तक ये तक नहीं पूछा गया कि पवन काजल को पार्टी में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और सबसे बड़े आरोप यहाँ पर संजय चौधरी ने लगाए हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो उनका सीधे तौर पर कहना है, देखिए उन्होंने चुनाव लड़ा, 2017 में भी लड़ा, 2012 में भी लड़ा, लेकिन उनका सीधे तौर पर अब यह आरोप है कि उन्हें हराने के पीछे, भले ही वो बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा हो, लेकिन उन्हें हराने के पीछे बीजेपी का ही कहीं ना कहीं हाथ था, क्योंकि उनके टिकट समय रहते फाइनल ही नहीं किए गए
और जिस वजह से वो तैयारी नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं वो चुनाव हारे। और अब जिस तरह से पवन काजल को यहाँ पर बीजेपी अपने साथ संगठन में लेकर आई है, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि जो कार्यकर्ता है जिसने जमीनी स्तर पर काम किया, चाहे कोविड का समय हो चाहे बीते 5 साल का समय हो, उस कार्यकाल को भी, उस सारे काम को भी यहाँ पर कार्यकर्ताओं की मेहनत को जो है पीछे रखा जा रहा है, पीछे धकेला जा रहा है और एक नए चेहरे को और उस चेहरे को लेकर आया जा रहा है जो कि बीजेपी से इसलिए चला गया था कि उसे टिकट ही नहीं दिया गया और अब कहीं ना कहीं फिर टिकट के लालच में इस और आए हैं। लेकिन बड़े आरोप आज हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पूर्व विधायक ने लगाए हैं और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने ये कह दी है कि कार्यकर्ता के सम्मान की बात तो छोड़िए, ये जो पार्टी यानी कि बीजेपी जो बात करती है, राष्ट्रीय एकता की बात करती है, अखंडता की बात करती है, वो पार्टी अपने अंदर ही जो है एकजुट नहीं है, गुटबंदी है उस पार्टी में। पहले पार्टी को संभाल ले फिर राष्ट्र की जो है बात करे, ये कहना रहा है बीजेपी नेता का। क्या कुछ उन्होंने कहा है, देखिए बड़े आरोप कहीं ना कहीं लगाते हुए आज वो नजर आए हैं बीजेपी पर भी, नेताओं पर भी, और हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हाई कमान पर भी आरोप लगाए हैं और एक दर्द छलका है उनकी आंखों में। वो जो हम कह सकते हैं कि एक जो टीज होती है, वो टीज आज उनकी आंखों में देखी गई है। खुले हम कह सकते हैं कि खुलकर जो है पवन काजल के विरोध में वो उतर आए हैं और आगे ये विरोध बगावत भी कहीं ना कहीं करवा सकता है, क्योंकि उनका तो सीधे तौर पर कहना है कि अगर इन्हें चुनाव लड़वाया गया तो चुनाव तो हम भी लड़ेंगे और फिर चाहे आजाद प्रत्याशी के तौर पर ही क्यों ना लड़ना पड़े। खूब खरी खोटी सुनाई है। क्या कुछ कहा है संजय चौधरी ने, वो आप भी जरा सुनिए। ये भी बहुत दुखी है। देखिए तो आज एक आफत के रूप में, जैसे बरसात आज आफत के रूप में गिरी है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कांगड़ा मंडल के विशेषकर एक आफत के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने हमें एक ऐसी आफत सौंपी है जिसे वो हम पहले नहीं बचा पाए थे और आज वो उन्होंने फिर जो हमारे सिर के ऊपर थोप दी। आज 10 साल हो गए उसको भारतीय जनता पार्टी में आने की बात करते हुए, लेकिन सिर्फ ये बात यहीं तक सीमित रहती थी, सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं में एक जो है वो क्या बोलते खलबली मचाने की बात की जाती थी। देखिए हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया, 10 साल से लगे हुए हैं। मैं 15 साल से भारतीय जनता पार्टी मैं विधायक भी रहा हूं और कार्यकर्ता के रूप में मैंने पार्टी का काम किया है। जिला का अध्यक्ष रहा हूं, प्रदेश कार्यकारिणी का अब भी सदस्य हूं। जब से मैंने ज्वाइन किया तब से मैं सदस्य हूं भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन बड़े दुख के साथ मैं कहूंगा कि जो व्यक्ति आज से 10 साल पहले पार्टी को छोड़कर चला गया था इसलिए कि मुझे यहां से टिकट नहीं मिली और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चला गया, आज वही उस पार्टी में जो आपको गांधी वगैरह बकर आज बार फिर इस पार्टी में आने की कोशिश कर रहा है। बहुत बड़ी विडंबना है, बार बार इस बात को दोहराते हैं, लेकिन मुझे आज यहां बैठे कार्यकर्ता बताएंगे किसी भी कार्यकर्ता को हमारे कांग्रेस विधायक को मिलाने से पहले किसी से बात करी किसी से बात एक बात बोल दे, किसी से बात नहीं की, यानी कि अपनी मर्जी से जो है वो हमारे सिर के ऊपर जो है वो बंदा थोप दिया। फिर ठीक है, जो हम करते हैं वही सब कुछ फाइनल है। कार्यकर्ता नाम की कोई चीज नहीं है, वो आपने देख लिया। हम लोगों ने मिलकर कोरोना काल आया, हम लोगों ने मिलकर इससे खुश नहीं है, हम बिल्कुल निराश हो चुके हैं। हमारी इसमें जो हमें बहुत दुख पहुंचा है, हमारे दिलों को तोड़ा है। कार्यकर्ता की कदर क्या होती है आज इन्होंने नहीं समझी है। बार बार दुहाई देते रहे कार्यकर्ता की और आज कार्यकर्ता का जो है वो दरकिनार करके नए बंदे को सिर के ऊपर बिठा दिया। हम आज भी इस मंच से मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं आज भी कहना चाहूंगा कि कोई बात नहीं, आप एकता देखो, हम तो बात करते हैं कि पार्टी के लिए जो है वो हम खड़े रहेंगे। हम राष्ट्रीय प्रेम की भावना जो है वो अपने कार्यकर्ताओं में भरते हैं। की थी मैंने अपनी कंस्टिट्यूंसी के भले के लिए की थी पार्टी ज्वाइन, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और मेरे काम नहीं हो रहे थे। मुझे जो लोगों ने बताया था मैंने उनको मुंह दिखाना था, इसलिए मैंने तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। और 4 साल में मैं आज धन्यवाद करना चाहूंगा धूमल जी का, उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया और जितना काम उन 4 सालों में हुआ आज तक रिकॉर्ड काम है वो आज तक नहीं हो पाया।
लेकिन 2012 में जब मुझे टिकट देने की बारी आई, मैं सिटिंग एमएलए होने के नाते सभी की टिकट अनाउंस कर दी 22 दिन पहले। और मेरी टिकट पता कब अनाउंस की थी? 16 अक्टूबर को नॉमिनेशन फाइल की लास्ट डेट थी और 14 तारीख को मेरी टिकट फाइनल की थी। तो मेरे हार आने का मसौदा तो पहले ही तैयार कर लिया गया था। बोलते कि आपको जानते नहीं, यार इतनी गुटबंदी मैंने कभी नहीं देखी। इस गुटबंदी से आज मैं ग्रस्त हूं मैं इस गुटबंदी से। आज ये मुझे मार पड़ी है तो गुटबंदी की मार पड़ी है। अरे जो पार्टी गुटबंदी हो, बात करते हैं राष्ट्रीय एकता की, अपनी पार्टी को तो संभाल नहीं सकते। गुटों में बांध के रख दिया है राष्ट्रीय एकता की, बात बढ़ाते हैं सभी को। गलत बात करना चाहिए। मैं आपका तो 2017 में मेरी बारी आई तो पहले हमें हमारे प्रत्याशी को टिकट दे दी थी तो फाइनल रखते उसको, दोबारा फिर टिकट काट के मुझे दे दी, तब भी हमारे कार्यकर्ताओं को निराश किया गया। अब क्या, अब तो कहानी खत्म कर दी। लो, अब भ्रम में मत रहिए। जो बंदा पार्टी में आया है वो सोच समझ के आया है, हाईकमान ने उसको ज्वाइन किया है। आप कहेंगे कि हम में से किसी को टिकट मिलेगी, मुझे नहीं लगता मिलेगी। तो सुना आपने क्या कुछ यहाँ पर कहना रहा है। अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी में बगावत होना शुरू हो गई है। अब इस बगावत का बीजेपी को कितना नुकसान होगा, कांग्रेस को कितना फायदा होगा, ये कहीं ना कहीं जनता तय करेगी। आप जरूर हमें बताइए कि आपको क्या लगता है। जो दर्द यहाँ पर बीजेपी नेता ने बयां किया है, उस दर्द से आप कितना वाकिफ हैं? क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में ये दर्द ही बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं काफी दिक्कत खड़ी कर सकता है? जरूर राय रखिएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और बीजेपी पर देखिए, अगर प्रदेश की बात करें, इन दिनों तो बारिश का मौसम चल रहा है। जगह जगह जो है आपने आज देखा होगा ऐसी तस्वीरें सामने आई जो दिल को दहला देती हैं। कई जगह पर घर पूरे के पूरे तबाह हो गए, परिवार पूरे के पूरे तबाह हो गए। आप देख सकते हैं कि ऐतिहासिक जो हमारे पास यहाँ पर धरोहरें हैं उनको भी काफी नुकसान पहुंचा है। चक्की पुल का ये वीडियो आप देख रहे हैं, ब्रिटिशर्स के समय का ये पुल था, लेकिन आज चंद मिनटों में धराशायी हो गया। कई नदी नाले उफान पर हैं, कई गाड़ियां बह गई, कई घर टूट गए। और ये केवल एक जिला की बात नहीं है, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिला में आज इसी तरह की तस्वीर सामने आई है। कई लोगों को जो है जान से हाथ गंवाना पड़ा है। कई लोगों को रेस्क्यू भी यहाँ पर किया गया है। कुछ एक की अगर हम बात करें, अभी भी बहुत सारे लोग जो है मिसिंग चल रही है। आप रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए जिस तरह से अभी बारिश हो रही है, अगर मौजूदा हालात की हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अभी ये हालात इसी तरह से रहने वाले हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की बात माने तो देखिए आगामी 2 दिन यानी कि 48 घंटे और अभी प्रदेश में अलर्ट रहने वाला है। कई जगह पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बादल फटने की घटनाएं भी सामने आएंगी और उसके साथ ही लैंडस्लाइड की बात भी यहाँ पर कही गई है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा कहर बरपा रही है। इस वक्त कहर बनकर जो है ये आपदा कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और बीते साल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो बीते साल से जो है काफी ज्यादा नुकसान इस बार हुआ है। अब तक के मानसून का अगर हम आपको आंकड़ा दें तो 1200 करोड़ के करीब जो है पूरे प्रदेश भर में नुकसान हो चुका है। आज भी चाहे हम बात चुवाड़ी की करें, चंबा की बात करें, मंडी की बात करें, कई परिवार लैंडस्लाइड की चपेट में आए और पूरे के पूरे परिवार जो है खत्म हो गए। एक जगह 8 परिवार के 8 सदस्य जो हैं वो काल का ग्रास बने। दूसरी जगह बात करें तो 3 लोग जो है काल का ग्रास बने। तो ये स्थिति इस वक्त हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। लगातार प्रशासन यही कह रहा है कि नदी नालों के करीब ना जाएं, उन जगह पर ना जाएं जहां लैंडस्लाइड हो रहा है, घर पर रहें। बहुत जगह पर आज स्कूलों में छुट्टियां जो है छुट्टी दे दी गई थी क्योंकि लगातार जो है इस तरह की तस्वीरें आज देखने को मिली हैं। आज अगर आप हिमाचल प्रदेश के आप किसी भी क्षेत्र में होंगे तो आपने देखा होगा कि हर जगह पर ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर नुकसान ना हुआ हो। लेकिन प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है। यहाँ पर टीम्स को अलर्ट रहने को कहा गया था। बाकायदा रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और
रेस्क्यू भी किया गया बहुत सारे लोगों को जो फंसे हुए थे। एक स्कूल में काफी सारे बच्चे फंस गए थे, उन्हें वहां से बचाकर ऊपर वाली मंजिल पे शिफ्ट किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहा है कि क्या इंतजामात सही किए गए थे? क्या इस मॉनसून सीजन से निपटने के लिए प्रशासन और सरकार तैयार था? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष की ओर से। विपक्ष ये आरोप इस वक्त लगा रहा है कि मॉनसून सीजन के लिए सरकार तैयार ही नहीं थी, उसने तैयारी ही नहीं की थी। सीएम जयराम ठाकुर जो है चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं, जबकि प्रदेश में इतनी ज्यादा आपदा आई हुई है। ये कहना देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहा गया है आज विधायक विक्रमादित्य सिंह की ओर से। उन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं, यहाँ तक भी कह दिया है कि इस सरकार का जो आरोप लगातार सरकार पर लगते रहे हैं कि सरकार का अफसरशाही पर कोई कंट्रोल नहीं है, वही बात एक बार फिर से विक्रमादित्य सिंह ने दोहराई है। मॉनसून को लेकर भी उन्होंने बड़ी बातें कही है कि सरकार तैयार नहीं थी। चुनावी रैलियों में सीएम व्यस्त रहे, जबकि उनको इस वक्त प्राकृतिक आपदा से किस तरह से निपटा जाए, क्या बंदोबस्त करने चाहिए, इस पर चर्चा करनी चाहिए। दूसरी ओर जिस तरह से हाल फिलहाल में आपने देखा होगा HPPSC की में जो नियुक्तियां होनी थी नई, उनको लेकर मामला गरमाया हुआ था, तो उस पर भी आज यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह ने अपनी बात रखी है और कुल मिलाकर बीजेपी को कई बड़े सवालों में घेरा है। आप पहले विक्रमादित्य सिंह की ये बात सुनिए और उसके बाद आप बताइए क्या लगता है आपको कि जो आरोप यहाँ पर विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं वो सही हैं या फिर गलत। जी सर, आज एक प्रेस वार्ता की है, क्या था मुख्य? आज जिस तरीके से जो आजकल बारिशों का माहौल देश के अंदर और प्रदेश के अंदर बना हुआ है, जिस तरीके से जो नुकसान हो रहा है, उसमें सरकार की एब्सोल्यूट लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, विल पावर और इच्छा शक्ति सरकार की इन जो नेचुरल क्लैमिटी से लड़ने के लिए होनी चाहिए, उसको हम पूरे तरीके से हम जो है उन्होंने उसको नजरअंदाज कर दिया। जिस तरीके से राजनीतिक माहौल प्रदेश के अंदर बना हुआ है, मैं समझता हूं सरकार की प्रायोरिटीज जो है वो केवल चुनावी रैलियां करना है, केवल जो है चुनाव जीतना है। मगर जो नेचुरल क्लैमिटीज आज प्रदेश के अंदर हो रही है, उसमें जिस तरीके से जो मीटिंग्स मुख्यमंत्री जी को या सरकार को करनी चाहिए थी, अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करनी चाहिए थी। आज करीबन 4 जिलों में येलो अलर्ट घोषित हुआ है। कांगड़ा जिला के अंदर, सिरमौर जिला के अंदर, शिमला के अंदर और मंडी के अंदर और ट्राइबल एरियाज कुछ एरियाज में। उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी जो है वो चुनावी रैली के लिए पौंटा साहब गए हुए हैं, सिरमौर गए हुए हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको केवल हर चीज में राजनीतिक दृष्टिकोण से ही कार्य नहीं करना चाहिए। इस चीज का हमको ख्याल रखना चाहिए कि प्रदेश की जनता की वेलबींग, उनकी सुरक्षा और उनकी सेफ्टी सरकार का दायित्व बनता है, जिसको सरकार करने में पूरी तरीके से विफल रही है। दूसरा, आज राजीव गांधी जी का जो है वो जन्मतिथि है, इसे सद्भावना दिवस के नाम से मनाया जा रहा है। उसके लिए सेवा दल ने भी यहाँ पे आज एक मुहिम पूरे प्रदेश के अंदर शुरू करी है, उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। बाकी आगामी विधानसभा के चुनाव के लिए हम पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सभी शीर्ष नेता इकट्ठे मिलकर एक आवाज के साथ आगे बढ़ेंगे, लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी। और जो भी हमने चुनावी वादे किए हैं, मैंने अभी पहले भी कहा कि हमारा वही वादा है जो प्रैक्टिकल है, जो पूरा किया जा सकता है। हम जानते हैं कि हमारी जो वित्तीय परिस्थिति आज प्रदेश की है वो बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए हमको उस चीज का ख्याल रखते हुए केवल वही चीजों के बारे में बात करनी है जो पूरी करवाई जा सकती है। और हमने बहुत सोच समझकर सभी वरिष्ठ नेताओं ने जो हमारा 5 वादे। तो सुना आपने, कई बड़े आरोप लगाए हैं। सीधा कह दिया गया है कि दिल्ली से चलती है प्रदेश की सरकार। बड़े आरोप लगाए हैं। आप इन्हें किस तरह से देखते हैं, जरूर राय रखिएगा। और चलिए इसी बीच एक अंतिम मुद्दे पर बात कर लेते हैं। देखिए, सियासी माहौल भी गरमाया हुआ है प्रदेश में। अगर बात करें
आज जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश आए हुए हैं। कई जगह पर उनके कार्यक्रम थे, जनसभाएं हुई। जनसभाओं में उन्होंने जनता को संबोधित भी किया और कांग्रेस पर बड़ा वार करते हुए नजर आए हैं। सीधे तौर पर उन्होंने जनता से कहा है कि देखिए, कांग्रेस को अब जवाब देने का समय आ गया है। नवंबर के महीने में आपको कांग्रेस को जवाब देना होगा। बीजेपी ने किसान के हित में, आम जनता के हित में काम किया है, ये कहना रहा है जेपी नड्डा का। और उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने केंद्र और प्रदेश में विकास की एक नई कहानी लिखी है। सीएम जयराम ठाकुर के लिए भी कहीं ना कहीं आज कई बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जेपी नड्डा नजर आए और उन्होंने कहा कि केंद्र में देखिए मोदी और हिमाचल में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में कहीं ना कहीं एक बेहतर विकास जो है प्रदेश का हो रहा है और अब प्रदेश को सबसे आगे जो है एक विकसित प्रदेश के रूप में लेकर जाना होगा। पूरी तरह से एक अग्रणी राज्य बनाना होगा और इसके लिए जरूरी है डबल इंजन की सरकार को होना। उनका सीधे तौर पर कहना था कि बीजेपी ने केवल और केवल जो है विकास की बात की है। आज सीना ठोक कर बीजेपी ये कह सकती है, हर बीजेपी का नेता और कार्यकर्ता ये कह सकता है कि उन्होंने विकास करवाया है, जबकि कांग्रेस ये बात नहीं कह सकती है। ये कहना रहा है जेपी नड्डा का। कुल मिलाकर देखिए, अगर हम बात करें तो सियासी बिसात यहाँ पर वो बीजेपी के लिए बिछाने आए हैं, क्योंकि ये चुनाव उनकी भी हम एक तरह से देख सकते हैं कि साख का सवाल है। इसीलिए सीएम जयराम ठाकुर के साथ साथ हम कह सकते हैं जेपी नड्डा ने भी पूरी ताकत अब कहीं ना कहीं झोंकने का यहाँ पर फैसला ले लिया है कि हिमाचल प्रदेश में वो अपनी पूरी ताकत लगा दे ताकि कोई कोर कसर ना रह जाए हिमाचल प्रदेश के चुनावों में हार का मुंह देखने की और जीत जो है कहीं ना कहीं एक बड़े मार्जिन से जीत हासिल करने की यहाँ पर जेपी नड्डा भी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम आपसे ये सवाल, बस एक सवाल के साथ आपको यहाँ पर छोड़कर जाएंगे। क्या लगता है आपको कि जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को और ज्यादा मजबूत कर पाएंगे? क्या आपको लगता है कि जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश में एक सियासी माहौल जो बना हुआ है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को और आगे ले जाएंगे? और एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिन नेताओं की एंट्री की बात अभी हो रही है कांग्रेस से, क्या जेपी नड्डा की उसमें अहम भूमिका हो सकती है? जरूर राय रखिएगा और आप बताइएगा जरूर कि क्या बीजेपी के मिशन रिपीट में जेपी नड्डा आपको लगता है एक अहम भूमिका निभाएंगे? जरूर बताइएगा। लेकिन इसी सवाल के साथ आपको यहाँ पर छोड़ दिए जाते हैं। आगे क्राइम हादसा बुलेटिन है, देखना ना भूलिएगा और उसके बाद गुड नाइट बुलेटिन में जरूर जुड़िएगा। कुछ एक बड़ी और अहम खबरों के साथ आपके बीच आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए नमस्कार।